हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कंपनी का जॉनसन कंट्रोल्स हिटैची एयर कंडीशन इंडिया लिमिटेड। ये एक कंपनी है जो उस प्रोडक्ट में है जिसकी डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ने वाली है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले एक चीज एनालाइज करते हैं कि उसका बिजनेस कैसा है, और अगर उस बिजनेस की डिमांड आने वाले टाइम में लगातार यहां से बढ़ने वाली है और वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली काफी स्पीड से बढ़ने वाली है, अगले 20-30 सालों तक उसका पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत ज्यादा कम है, तभी हम उस स्टॉक में आगे फाइनेंशियल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं और उसके फिर फाइनेंशियल्स को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बिजनेस को देखते हैं। तो यहां पर अगर बिजनेस को समझने की बात करें तो इंडिया एक वो कंट्री है जहां पर साल में 9 महीने बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और सिर्फ 3 महीने सर्दी पड़ती है। आज का टाइम सिर्फ सर्दी का है। अभी जैसे दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, सिर्फ ये 3 महीने होते हैं जब इंडिया में एसी नहीं चलते। हम नवंबर भी कह सकते हैं कि नवंबर में एसी बंद हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ 4 महीने एसी नहीं चलते और बाकी सारे टाइम लगातार एसी चलते हैं। और बहुत सारी जगह तो ऐसी है जहां पर लगातार एसी चलता रहता है। अगर साउथ की बात करें तो साउथ में लगातार एसी चलता रहता है, 12 महीने एसी चलता है। सिर्फ नॉर्थ इंडिया का पार्ट ऐसा है जहां पर हमारे 3-4 महीने के लिए एसी बंद होते हैं। तो एसी भी यहाँ पर जो गर्मी पड़ती है वो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि मतलब 40 डिग्री प्लस तो जाना एक आम बात हो गई है आज की डेट में। और जैसे जैसे इंडिया में हमारा पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है, जिस तरीके से यूथ अच्छी एजुकेशन लेकर, नॉलेज लेकर और अच्छी डिग्रियां लेकर कंपनीज में काम कर रहे हैं, सबकी अर्निंग कैपेसिटी और स्पेंडिंग कैपेसिटी सबकी इंक्रीज हो गई है। तो आज की डेट में हर किसी को एसी चाहिए। तो जैसे जैसे उनका स्पेंडिंग लेवल इंक्रीज होता जा रहा है ना, तो यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स की डिमांड और ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम एक बार इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें ये बनाती है। हिटैची ब्रांड है, हम सबको पता है कि एक बहुत ही अच्छा और प्रीमियम कैटेगरी का ये एक ब्रांड है और काफी अच्छी क्वालिटी के ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जॉनसन कंट्रोल्स हिटैची एयर कंडीशनिंग में बेसिकली ये 3 प्रोडक्ट को आज की डेट में सेल कर रहे हैं। और 3 प्रोडक्ट में जो सबसे मेन है वो एयर कंडीशनिंग का है। एयर कंडीशनिंग में आउटडोर यूनिट्स भी हैं, इंडोर यूनिट्स भी हैं और नेटवर्किंग सिस्टम भी। नेटवर्क सिस्टम मींस वीआरएफ नेटवर्क सिस्टम मींस जो हीट कंट्रोल करता है। और डक्टिंग एयर कंडीशनिंग भी है, डक्टलेस एयर कंडीशनिंग भी है, चिलर्स भी हैं। और उसके बाद में जो होम घर में लगने वाले या जो इंडोर यूनिट्स होती हैं, स्प्लिट एसीज होते हैं और विंडो एसीज होते हैं, वो भी इनके आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इनके रेफ्रिजरेटर्स भी बहुत अच्छे आते हैं। और जनरली हिटैची के जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वो बिग साइज के रेफ्रिजरेटर्स होते हैं और एयर प्यूरिफायर भी हैं। अगर हम कभी होटल्स में जाकर देखें तो वहां पर हमेशा जितने भी रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वो सारे बिग साइज के रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वो स्मॉल साइज के नहीं होते। स्मॉल साइज के वो होते हैं जो रूम्स के अंदर लगे होते हैं, लेकिन जो उनकी किचन्स में लगे होते हैं, बिग साइज किचन्स होती हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं और जितने भी बिग साइज ऑफिसेस होते हैं, तो वहां पर इस तरह के अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के बिग साइज के रेफ्रिजरेटर्स चाहिए होते हैं, जिसमें ये डील करते हैं। एयर प्यूरिफायर एक ऐसा सेगमेंट है आज की डेट में जो आने वाले टाइम में आप देखना हर किसी के घर में मिलेगा। ये एक ऐसा नया सेगमेंट है जिस तरीके से आज की डेट में हर घर में फ्रिज मिलते हैं, टीवी मिलते हैं, उसी तरीके से हर घर में एयर प्यूरिफायर की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि हम लोग नहीं सुधरने वाले पोल्यूशन को लेकर और ना ही ये गवर्नमेंट सुधरने वाली है। अगर आप देखो कि मैं अगर गुड़गांव सिटी की बात करूं जहां मैं रहता हूं, तो गुड़गांव में जो मेन पोल्यूशन है वो ना तो ट्रैफिक का है और ना ही वो पोल्यूशन फैक्ट्रीज का है। वो मेन पोल्यूशन है डस्ट पोल्यूशन। और डस्ट पोल्यूशन आता क्यों है? क्योंकि रोड्स के ऊपर सब जगह खुदाई होकर पड़ी रहती है और जहां भी कंस्ट्रक्शन होती है कोई इस चीज का ध्यान नहीं रखा जाता कि जो डस्ट है, जो सैंड है या फिर बाकी चीजें हैं, जो अर्थ मूविंग वर्क होता है, उस चीज को ढककर किया जाए या उसको कवर करके किया जाए। किसी का कोई ध्यान नहीं है, चीजें आधी काम होती हैं ऐसी पड़ी रहती हैं। तो एयर प्यूरिफायर इज वन ऑफ द सेगमेंट जहां पर बहुत अच्छी डिमांड है। तो एक प्रीमियम कैटेगरी में है, सारे ही यहाँ पर इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जहां पर बहुत अच्छी डिमांड आने वाली है। आप अगर देखो तो आज की डेट में जो एसीज की बात करें तो पहले सिर्फ एक घर में एक एसी होता था। आज की डेट में हर घर में, मतलब मैं अर्बन सिटीज की बात कर रहा हूं और मैं उन फैमिलीज की बात कर रहा हूं जो फैमिलीज इतने एक्सपेंस को बेयर कर सकती हैं, वहां हर घर में, हर रूम में एसी होता है। और आज की डेट में तो विंडो एसी के बदले जितने भी न्यू घर बनाने लगे हैं लोग, जिनकी अर्निंग कैपेसिटी और स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो एक
पूरी एक यूनिटी लगा लेते हैं जो पूरा का पूरा मतलब सिर्फ और सिर्फ रिमोट कंट्रोल से आपको उसको कंट्रोल करना होता है। पूरे घर में एयर कंडीशनिंग होती है और वो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग हो जाती है। और जिस तरीके से नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, मॉल्स बन रहे हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं या फिर फैक्ट्रीज में जो भी ऑफिसेस हैं और जितनी भी कमर्शियल हाई जो अच्छी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जो ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, कॉर्पोरेट पार्क्स हैं, उन सब में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है और यहीं से इनका बिजनेस ग्रो करना है इंडिया में और चाइना में। मैं यूएस की बात भी नहीं कर रहा हूं। तो अगर चाइना की बात करें तो 20-30 साल पहले चाइना भी ऐसा ही था जैसे हम हैं, लेकिन उन्होंने जल्दी अपने आप को इंप्रूव करने का काम शुरू कर दिया तो वो आगे बढ़ गए। हम लोग अभी भी पीछे रह गए हैं। तो वो हमसे 7 गुना रिच हैं आज की डेट में। अगर मैं बता दूं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो ऑलमोस्ट $2,000 है और उनकी 13-14,000 डॉलर पहुंच गई है। तो चाइनीज हमसे 7 टाइम्स रिच हैं। तो हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और जैसे जैसे हम उस डायरेक्शन में जाएंगे, देखो स्पेंडिंग 3 तरीके से होती है। सबसे पहले नेसेसिटी होती है, फिर कंफर्ट होता है, फिर लग्जरी होती है। तो जो एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर और जो एयर प्यूरिफायर है ये नेसेसिटी में तो नहीं आता, क्योंकि नेसेसिटी का मतलब तो सिर्फ फूड और कपड़े वगैरह ही होते हैं, लेकिन ये कंफर्ट में जरूर आता है। और जैसे ही हम नेसेसिटी से ऊपर कमाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारी स्पेंडिंग यहां पर होती है। और इन चीजों की स्पेंडिंग तो इसलिए भी, मतलब इन चीजों की डिमांड इसलिए भी बढ़ने वाली है और लोग इनके ऊपर इसलिए भी ज्यादा खर्च करने वाले हैं क्योंकि हर किसी के हाथ में एक ऐसी चीज है जो जिसको क्रेडिट कार्ड कहते हैं और जिसको बजाज फाइनेंस भी कहते हैं और जिसको हम दूसरे भी कुछ नाम दे सकते हैं। तो उन्होंने इन चीजों को खरीदना आसान कर दिया है। इन चीजों पे हम उस इनकम को भी खर्च करने लगे हैं जो इनकम हमने अभी कमाई भी नहीं है, जो हमारे बैंक अकाउंट में आई भी नहीं है। तो फ्यूचर इनकम को भी अपने कंफर्ट के लिए हम यहाँ पर खर्च करने लगे हैं। तो ये काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और जहां तक इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस कंपनी में बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी। जॉनसन कंट्रोल और बाकी कंपनीज का एक मर्जर भी हुआ था। तो तभी से इसका नाम, उससे पहले इसका नाम हिटैची होम अप्लायंसेस के नाम से होता था। लेकिन 2-3 साल पहले, 4 साल पहले बेसिकली जॉनसन कंट्रोल हिटैची एयर कंडीशनिंग का नाम हुआ और तभी से कंपनी में अच्छी शुरुआत भी हुई। और अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ है, 5,700 करोड़ है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% है। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% अभी इसलिए है क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर में पैंडेमिक के दौरान ना तो फैक्ट्रीज में एसी लगे हैं, ना ही उनके एसी चले हैं, ना ही उनकी मेंटेनेंस हुई है, ना ही मॉल्स में उतना क्राउड आया है, ना ही न्यू मॉल्स बने हैं और ना ही उनमें एयर कंडीशनिंग का इंस्टॉलेशन हुआ है। और जो घरों की भी बात करें तो घर में भी, क्योंकि इस पेंडेमिक में लोगों की अर्निंग कैपेसिटी काफी कम हो गई है, तो लोगों ने इस तरह के बड़े एक्सपेंसेस को रोक के रखा है। और जहां तक रेफ्रिजरेटर की भी बात करें तो सेम ही रीजन उनके और सेम ही रीजन एयर प्यूरिफायर के भी हैं। तो यहां पर इसके जो प्रोडक्ट हैं, क्योंकि ये हमारी नेसेसिटी में नहीं आता, कंफर्ट में आता है, तो पेंडेमिक के दौरान इस तरह की डिमांड कम हो जाती है क्योंकि हम नेसेसिटी के लिए अपने पैसों को रोक कर रखने की कोशिश करते हैं। और जहां तक प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 74.2% है। यहां पर ये एक बहुत अच्छी बात है। और प्लेजिंग परसेंटेज 0 है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 28%, 0.28%। मैं नियर टू 0% के आसपास की बात करता हूं। तो यहां पर ये थोड़ा सा है और ये थोड़ा सा भी जो है, मैं हमेशा से एक चीज को कहता हूं कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर थोड़ा सा है और वो अगर हमारी फिक्स्ड एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए है, या मतलब जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, मतलब कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए है, तो वो ठीक माना जाता है क्योंककि उससे आने वाले टाइम में हमारी अर्निंग बढ़ने वाली है। तो हम एक बार यहां देख लेते हैं क्या हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है, क्या फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि 232 करोड़ से बढ़कर ये 400 करोड़ हो गया है। तो 170 करोड़ यहां पर हमारा यूज हुआ है और इसी टाइम पर इनकी बोरोइंग भी आई थी। अगर आप इस चीज को कोरिलेट कर सको तो मार्च 2019 में 190 करोड़ की बोरोइंग थी, उससे पहले बोरोइंग 13 करोड़ थी जो कि जीरो के बराबर थी। इस 190 करोड़ को इन्होंने यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज किया अपने कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए, जिसका रिजल्ट अब आने वाले टाइम में आएगा। तो यहां पर जो सेल्स है वो इनकी अच्छी खासी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी आने वाले टाइम में। अभी इनकी सेल्स इसलिए
ट्रेलिंग 12 मंथ्स की इसलिए कम हो गई है क्योंकि हमें पता है पिछले 3-4 क्वार्टर्स में कुछ नहीं हुआ है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी बात करें तो यहाँ पर जून क्वार्टर के रिजल्ट्स भी कम हुए हैं और मार्च 2020 के भी पिछले साल के कंपैरिजन में रिजल्ट्स कम हुए हैं। अदरवाइज उससे पहले ये यहाँ पर इंक्रीज हुए थे और दिसंबर की रेवेन्यू भी पिछले साल के दिसंबर से इंक्रीज हुई थी और जून की रेवेन्यू भी पिछले साल के जून से इंक्रीज हुई थी। तो यहाँ पर जो ये कोरिलेशन था वो अच्छा चल रहा था। सितंबर 19 की भी जो 377 करोड़ की रेवेन्यू थी पिछले साल के सितंबर से, वो इंक्रीज हुई थी क्योंकि ये उस तरह का बिजनेस है जो गर्मियों में ज्यादा सेल होता है और सर्दियों में कम सेलिंग होती है इन प्रोडक्ट्स की। तो इसलिए पिछले क्वार्टर से कंपेयर करना इनको कभी भी ठीक नहीं होता। इस तरह की चीजों को पिछले साल के सेम क्वार्टर से हमें कंपेयर करना चाहिए। अभी जो पिछले 3 क्वार्टर में जो रिजल्ट्स बेकार हैं उसका रीजन सिंपल सा है, पेंडेमिक है। आने वाले टाइम में ये ग्रोथ फिर से नजर आ जाएगी और जहां पर ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, इनके पास अपने प्रोडक्ट्स की भरमार होती है और जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज मैक्सिमम अपनी शेयर होल्डिंग करके बैठे हैं और वो भी एक स्मॉल कंपनी में, तो वहां पर ग्रोथ के चांसेस बहुत होते हैं। फिर मैं बताता हूं, जो 4-5 हजार करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनीज होती है ना और वो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और जिनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, जिनके पास प्राइसिंग पावर है, इस तरह के प्रोडक्ट्स में जब भी ये अपने अगर इनकी रॉ मेटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ती है ना और ये अपने प्राइसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो ये बढ़ा पाते हैं, क्योंकि जिसको पता है कि मैंने अच्छे ब्रांड की अच्छी चीज लेनी है, हिटैची की लेनी है, तो वो हिटैची की ही लेंगे, वो बाकी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो यहां पर ये चीजें बहुत अच्छी हैं। जहां तक इनकी सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स में लगातार ग्रोथ रही है, 470 करोड़ से इंक्रीज होते होते ये 2200 करोड़ तक पहुंची थी। उसके बाद में ये कम इसलिए हो गई क्योंकि पैंडेमिक है। और नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 21 करोड़ से बढ़ते हुए 100 करोड़ के आसपास तक चले गए थे और उसके बाद में ये कम इसलिए हो गया क्योंकि पैंडेमिक है। ये आने वाले टाइम में फिर से अच्छी ग्रोथ आएगी और यहां तो ग्रोथ और अच्छी भी इसलिए आएगी और भी ज्यादा भी अच्छी आएगी क्योंकि इनका फिक्स्ड एसेट्स जो कि कैपेसिटी के रूप में होता है, तो यहाँ पर 232 करोड़ से बढ़कर ये 400 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर इनकी सेल्स और ज्यादा अपने आप से बढ़ने वाली है। और जहां तक इनके कैश फ्लो की बात करें तो लगातार जितना कमाते हैं उतना आता है। सिर्फ इस साल में नहीं आया था, जो अगले साल में पूरा हो गया 140 करोड़। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें जो इनका होता था जनरली वो 80-100 करोड़ के आसपास होता था, तो यहां पर अगर एक साल नहीं आया तो अगले साल उतना ही ज्यादा आ गया है। तो वो चीज हमारी पूरी हो गई है। और अगर हम इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है, जो डीआईआई की होल्डिंग है वो भी इनकी मेंटेन्ड है, बल्कि थोड़ी सी बढ़ी ही है पिछले कुछ क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 8.86% है। तो पब्लिक के पास बहुत ज्यादा शेयर्स नहीं है, 400-400 करोड़ के सारे शेयर्स हैं जो पब्लिक के पास हैं। और पब्लिक का ध्यान इस तरह के शेयर्स पे जनरली जाता भी नहीं है, क्योंकि इस तरह के शेयर्स को जो 2000 रुपीज की रेंज वाले शेयर्स होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स ही होते हैं, वो ही उस तरह की कंपनीज को लेकर रखते हैं। पब्लिक को मुझे पता है जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको 100 रुपए वाला शेयर चाहिए, 300 वाला चाहिए, और खासतौर से वो शेयर चाहिए जो टीवी पर बोला जा रहा हो। और टीवी पर बोलने में किस शेयर का क्या हाल होता है उस चीज का आप आइडिया कैनरा बैंक से ले सकते हो। कैनरा बैंक एक वैल्यू बाइंग होने के बाद भी उसके ऊपर किस तरह का पूरा गेम प्लान बनाया गया, किस तरह से उसके पुराने फ्रॉड को उठाकर दिखाया गया, आप उस चीज को समझ सकते हो। आज जब मार्केट डाउन थी उस टाइम पर भी कैनरा बैंक 5% बढ़ा हुआ था, क्योंकि ये पूरा का पूरा पब्लिक से माल निकलवाकर खुद खरीदने का एक गेम प्लान था। आप इस चीज को समझना, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, वापस इसी पर आते हैं। तो बिजनेस अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। उसके बाद में अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें तो असली मैजिक यहीं पर है। आप अगर इसको देखो पिछले 4-5 साल में ये ऑलमोस्ट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। उससे पहले इसने एक बहुत अच्छी रैली दिखाई थी, यहां से 120 रुपए से लेकर 120 से लेकर 1700 तक ये गया था, तो 14-15 गुना ये शेयर हो गया था। उसके बाद में जो इसने हाई बनाया था अप्रैल 15 में, लगभग यहां पर मार्च 15 में, वो 1700 का था और अभी ये 2100 पर ट्रेड कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ 30% का यहां से जंप आया है, 30% भी पूरा नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में, 5 साल के बदले अब तो 6 साल ही हो जाएंगे, इसमें 6 इयर्स हो जाएंगे, और ये एक रेंज में ट्रेड करता है। और रेंज भी अब इसकी ये टूटने वाली है, उसका मैं रीजन बता देता हूं। क्योंकि ये जो इस तरह से यहां से तेजी से गया जनवरी में, ये बेसिकली निकलने ही वाला था और यहां से निकलकर इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था। अगर आप देखो जो उससे पहले सितंबर अक्टूबर 17 और ये जो पूरी रेंज थी, यहां से निकलकर इसने जनवरी फरवरी में इसको ब्रेक करके लाइफ टाइम हाई बनाया था और लाइफ टाइम हाई बना के ये फिर से कोलैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर पेंडेमिक की मार पड़ गई। और पेंडेमिक के दौरान भी आप अगर इस चीज को देखो ना, ये वन ऑफ द फ्यू शेयर्स है जो 200 मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा नीचे नहीं टूटा। इस पेंडेमिक में भी
इसने 200 डे मूविंग एवरेज के पास एक पूरी सपोर्ट ली और यहीं पर इसने पूरा अपने सारे शेयर्स को, जितनी भी मार्केट में बिकवाली आई ना स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने, उसको वहीं पर एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया और ये उसी रेंज में यहां पर एक ट्रेड कर रहा है। जो इसकी ये एक बहुत बड़ी सी रेंज है, अगर आप देखो तो इसी सपोर्ट को लेकर ये ट्रेड कर रहा है। अब यहीं से ये वापस से उठना शुरू होगा। मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, इस तरह के केसेस में मैंने अक्सर देखा है, जो पहले लाइफ टाइम हाई बनाते हैं लेकिन किसी इवेंट की वजह से गिर जाएं, तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो लाइफ टाइम हाई ही होता है। और इसका मेरे हिसाब से 3400 पर जाना यहां से ऑलमोस्ट तय है। और यहां से अगर इसकी हम रफ्तार पकड़े और अगर इसका टारगेट प्राइस ले करंट प्राइस से कि ये कितना जाएगा यहां से, तो आप ये चीज समझ लो ये पूरा 57% का यहां से टारगेट है। अमेजिंग बिजनेस, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस और हर किसी की जरूरत है। ग्रेट कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, ग्रेट ब्रांड, प्रोमोटर सारा माल लेकर बैठे हैं। डीआईआई के पास भी अच्छा मोटा पैसा है, मोटा होल्डिंग है और पब्लिक के पास सिर्फ 8% है, 8% है और चार्ट पैटर्न इतना सुपर्ब है। अब यहां से कंसोलिडेशन भी है, कंसोलिडेशन के बाद अब यहां से चलना शुरू होगा ना। मैं कहता हूं अगर एक साल भी पूरा लग गया, 1 ईयर पूरा भी लग गया, तो भी 1 ईयर में अगर 57% की अगर रेवेन्यू मतलब हमारा नेट प्रॉफिट आता है, तो इतना नेट प्रॉफिट बाकी किसी बिजनेस में जल्दी से मिलता नहीं है। क्योंकि इसमें करना क्या है, लेना है और लेकर बैठ जाना है और जब लाइफ टाइम हाई आ जाए तो निकल जाना है और इस पैसे को दूसरे किसी सेम अपॉर्चुनिटी में ढूंढकर लगा देना है। बस यही करना है। बहुत ज्यादा एफएंडो करने के चक्कर में रहेंगे ना तो सेम हसड़ होने वाला है जो कल हुआ था। जिन लोगों के कल स्टॉप लॉस कटे थे ना नीचे के प्राइस पर, क्योंकि बहुत ज्यादा पैनिक आ गया था, वो सारे के सारे आज सोच रहे होंगे कि यार कल स्टॉप लॉस भी कट गया, चीजें भी कट गई और वापस से मार्केट ऊपर भी आ गई। और जिन लोगों ने ग्रेट कंपनीज में पैसे लगाकर रखे थे ना, उनका कल भी थोड़ी सी रिकवरी हुई थी बंद होने से पहले और आज फर्दर रिकवरी हो गई, वो आज मजे में है। तो अच्छी कंपनीज में ट्रेड करो, अच्छी कंपनीज में पैसे लगाओ। लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ, लेकिन स्विंग ट्रेड के लिए लगाना है तो स्विंग ट्रेड के लिए लगाओ, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ये एक बहुत अमेजिंग सुपर्ब अपॉर्चुनिटी है एक एमएनसी में 57% पैसा कमाने की अगले एक साल में। अब जब मैं इतनी बातें बोल रहा हूं ना, तो मैं यहां पर आपको बिजनेस एनालिसिस कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं, आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं जिसको फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं वो सिखा रहा हूं और टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा हूं। मैं आपको यहां पर कुछ भी बाय या सेल करने की राय नहीं दे रहा हूं, इस चीज को बिल्कुल क्लियर करके समझना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। शेयर कर लेना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्किल्स को शार्प करते रहना, नोट्स बनाते रहना इन वीडियोस के बेस पर कि आज हमने क्या नया सीखा है। एक चीज मैं आपको इसमें एक और बता दूं कि यहां पर एक कंसोलिडेशन में राउंडिंग भी है जिसको एक्यूमुलेशन कहते हैं। मैं बहुत बार बताता हूं और इस तरह की राउंडिंग कभी भी फेल नहीं होती, मैंने फेल होते नहीं देखा। आगे फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।